नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्यों किडनी फेलियर पेशेंट के अंदर मेडिसिन लेने के बावजूद भी क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल बढ़ता चला जाता है। बढ़ता हुआ क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल पेशेंट को बहुत ज़्यादा चिंता में डाल देता है क्योंकि उसे पता है कि अगर लेवल इसी तरह से बढ़ता रहा तो एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा जब मुझे डायलिसिस या फिर ट्रांसप्लांट करवाना पड़ेगा। तो आज इसी परेशानी को हम गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों और किस वजह से होता है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि किडनी फेलियर जितने भी पेशेंट होते हैं उनमें 80% जो कारण होता है या तो वो बीपी होता है या फिर वो शुगर होता है। जब हमें बीपी शुगर की दिक्कत होती है तो हमारे पूरे शरीर पर उसकी वजह से बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। किडनी भी उसमें से एक है। किडनी क्योंकि हमारी डेलिकेट ज़्यादा होती है क्योंकि पूरे शरीर का खून उसने साफ़ करना होता है, तो जब खून किडनी के अंदर फ़िल्टर होने जाता है तो उसको बहुत छोटी-छोटी कैपिलरीज़ में डिवाइड होना पड़ता है। किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं, जो खून को साफ़ करते हैं, वो बहुत छोटे होते हैं। तो जो ब्लड सप्लाई उनको मिल रही होती है, वो भी बहुत बारीक-सी होती है। वो हमारे बालों से भी 1/3 पतली होती है। अब आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि जो ब्लड सप्लाई एक नेफ्रॉन को मिल रही है, वो इतनी बारीक है, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट हो जाती है। तो बीपी अगर आपको है, शुगर आपको है, तो वो जो ब्लड सप्लाई है, वो डैमेज होनी शुरू होती है और इसका असर क्या होता है कि किडनी की काम करने की क्षमता डे बाय डे कम होती चली जाती है। अब अगर आप एलोपैथिक मेडिसिन ले रहे हो और मेडिसिन लेने के बावजूद भी आपका बीपी बढ़ा रहता है, तो बढ़ा हुआ बीपी आपकी किडनी को नुकसान पहुँचाता रहेगा और जैसे-जैसे नुकसान जाता रहेगा, वैसे-वैसे हमारे क्रिएटिनिन लेवल बढ़ते चले जाएँगे। इसी तरह से डायबिटीज़ है, आप डायबिटिक पेशेंट हो, आप इंसुलिन ले रहे हो, मेडिसिन ले रहे हो, बट फिर भी आपकी शुगर जो है, वो 200 प्लस चली जाती है। तो भी हम क्या देखते हैं कि मेडिसिन लेने के बावजूद भी, बीपी, शुगर की मेडिसिन टाइम से लेने के बावजूद भी हमारी जो किडनी की दिक्कत है, वो सॉल्व होती हुई हमें देखने को नहीं मिलती। और जितनी भी एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं, अपना पर्चा निकाल के देखें। उसमें बीपी की मेडिसिन मिलती है, शुगर की मेडिसिन मिलेगी, कोलेस्ट्रॉल की होगी, विटामिन डी होगा, कैल्शियम होगा, फास्फोरस बाइंडर्स होंगे, पोटेशियम बाइंडर भी हो सकते हैं, बट कोई भी मेडिसिन ऐसी नहीं होती जो किडनी को कंट्रोल कर सके, किडनी को खराब होने से बचा सके। इसी वजह से भी क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल भी बढ़ता चला जाता है। तो ये 2 बड़े कारण हैं कि बीपी, शुगर का कंट्रोल ना होना और एलोपैथिक मेडिसिन में कोई किडनी की मेडिसिन का ना होना। अब जो हमने करना क्या है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको पता है कि बीपी की मेडिसिन आप रोज़ लेते हो बट फिर भी आपका बीपी बढ़ा हुआ है, तो आपका पहला फ़र्ज़ ये बनता है कि अपने बीपी को हर कीमत पर, मैं फिर दोबारा बोलूँगा, हर कीमत पे कंट्रोल में लेकर आना। अब कई से ऐसे पेशेंट होते हैं, वो कहते हैं कि मेरा बीपी ठीक है, हम पूछते हैं कि कितना बीपी है? 130/90। अरे सर, ये तो नॉर्मल ही होता है। तो आपको समझने की ज़रूरत ये है कि 120/80 एमएम ऑफ एचजी, ये जो हम सुनते हैं कि 120/80 जो बीपी है, ये एवरेज ब्लड प्रेशर होता है किसका? हेल्दी इंडिविजुअल्स का। यानी अगर हम 100 लोगों का ग्रुप बनाते हैं, 100 लोगों का हम ग्रुप लेते हैं, उसमें सब हेल्दी हैं, परफेक्टली हेल्दी हैं। उनका नॉर्मल बीपी 120/80 एमएम ऑफ एचजी होता है। मगर जहाँ पर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हो जाते हैं, तो आप उस ग्रुप में जा सकते हैं? नहीं जा सकते। इसलिए ये जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, ये आप पर अप्लाई नहीं होता। आपको चाहिए कि अपना बीपी थोड़ा-सा नीचे की तरफ रखें। यानी जो नीचे डायसिस्टोलिक होता है, जो 80 आ रहा है, उसे 70-75 के आस-पास रखें। इससे फ़ायदा क्या होता है? इससे फ़ायदा ये होता है कि किडनी को और नुकसान बीपी की वजह से नहीं हो पाता क्योंकि बीपी थोड़ा-सा लोअर साइड रहता है। इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होती, बॉडी आराम से काम कर रही होती है, कोई चक्कर नहीं आते, कोई कमज़ोरी पैदा नहीं होती। अब अगर हम इसको मेंटेन कर लेते हैं लंबे पीरियड में, तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गई कि बीपी से आपकी किडनी को नुकसान आगे और नहीं पहुंचेगा। इसी तरह से डायबिटीज़ है। अगर आपकी शुगर मेडिसिन लेने के बावजूद भी खाना खाने के बाद 200, 250, 300 जा रही है, तो ये जो थोड़ी-सी शुगर आपकी बढ़ती है खाना खाने के बाद, जो कि कंट्रोल हो जाती है, मगर वो जो थोड़ी देर के लिए जो बढ़ी, वो आपकी किडनी को नुकसान पहुँचाती रहेगी। तो हमने क्या करना है? बीपी और शुगर को हर कीमत में कंट्रोल में लेकर आना है और अपनी जो नॉर्मल वैल्यूज़ होती है, उससे थोड़ा-सा नीचे। अब शुगर के बारे में और बात कर लेते हैं, तो आपने कोशिश ये करनी है कि अपनी शुगर लेवल्स को आपने 180 से नीचे रखना है, चाहे आपकी फास्टिंग है, चाहे वो आपकी पीपी है, चाहे वो दिन में आप कभी भी चेक करते हैं, उसे हम रैंडम करते हैं, वो भी आपकी 180 से नीचे रहनी चाहिए। इसके लिए आपको चाहे अपनी इंसुलिन की यूनिट को 1 आधी यूनिट को बढ़ाना पड़े, चाहे आपको उसमें अपनी मेडिसिन को बढ़ाना पड़े, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने अपनी किडनी बचानी है, तो ये जो जड़ है बीमारी की, आपको पहले उसे कंट्रोल में हर कीमत में लेकर आना पड़ेगा। जो पेशेंट
मेडिसिन लेने के बावजूद भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाते, खाने की वजह से, मेडिसिन की जो अपग्रेडेशन है वो ना करने की वजह से उनके अंदर क्रिएटिनिन लेवल, यूरिया लेवल बढ़ते चले जाते हैं। तो आपने पहला काम क्या करना है, इसे कंट्रोल में लेकर आना है। अगर आपसे कंट्रोल में नहीं आ रहा, मेरे पास पूरी टीम है डॉक्टर्स की, उनसे आप बात कीजिए, वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे आपकी बीपी और शुगर को कंट्रोल करने में। अगर हमें ज़रूरत होगी तो आपकी मेडिसिन को, बीपी शुगर की मेडिसिन को बढ़ाया भी जाता है, तब तक जब तक आपकी ये लेवल्स कंट्रोल में ना आ जाए। तो ये बेसिक हो गया, ये इसको समझना मुश्किल नहीं था। अब चलते हैं थोड़े से मुश्किल टॉपिक पे। एक बार जब किडनी के अंदर या बॉडी में कहीं पर भी थोड़ा बहुत सेल्स मर जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, अपने साथ वाले को भी मारते रहते हैं। इसी वजह से जितने भी सीकेडी पेशेंट्स होते हैं उन्हें कहा जाता है कि आपकी बीमारी सेल्फ प्रोग्रेसिव है, यानी अपने आप बढ़ने वाली बीमारी है। बीपी शुगर आपका ठीक भी होगा तो भी आपकी किडनी की दिक्कत आगे चलती रहती है, बढ़ती रहती है, क्योंकि अब मान लो कि मेरा पड़ोसी है, ठीक है, उसको कुछ हो गया तो उसका अच्छा बुरा मुझे भी होता है, उसको नुकसान हुआ तो मुझे भी थोड़ा बहुत नुकसान होना शुरू होता है। जब उसका नुकसान मेरे तक गया तो आगे जाना शुरू होता है, क्योंकि क्या होता है, सेल्स आपस में चिपक के बैठे हुए होते हैं। तो आप डायग्राम पे देखिए, ये जो सेल्स है आपस में एक साथ लगे हुए हैं ना, ईंटों की तरह आपस में लगे हुए हैं। अब यहाँ पर ब्लड जो सप्लाई है वो दूर होती है। अब ब्लड सप्लाई में जो खाना आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, नीचे तक, दूर तक, सेल्स तक वो कैसे जाता है, कभी आपने सोचा है? आपने कभी सोचा नहीं होगा। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ। जो सेल्स ब्लड सप्लाई के पास है वो तो डायरेक्टली ले लेते हैं। जो सेल दूर हैं उनमें क्या होता है कि जो पास वाला सेल है वो आगे वाले सेल को पास करता रहता है। जैसे हम गेम खेलते थे पास में पास, वैसे ही पास में पास सेल्स के बीच में चलता है, खाने का भी और वेस्ट मटेरियल का भी। वेस्ट मटेरियल भी है वो वहाँ से लेके ब्लड सप्लाई में डालेंगे और खाना वहाँ से लेकर वो आगे पास करते हुए सारे सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब आप ये सोचो कि अगर बीच के रास्ते में कहीं पर एक सेल का, एक जो सेल्स है वो डैमेज हो जाए तो क्या होगा कि ये जो जो फूड सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। फूड सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई, ऑक्सीजन की सप्लाई डिस्टर्ब हो गई, इसी वजह से वहाँ के सेल्स भी वीक होना शुरू होते हैं और हमें रिजल्ट क्या देखने को मिलता है कि बीमारी आगे बढ़ना शुरू हो गई। तो हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है ऐसे केसेस के अंदर? हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अब हमें पता है कि हमारे जो सेल्स हैं वो मर रहे हैं, किसकी वजह से? ऑक्सीजन प्रॉपर ना मिलने की वजह से, फूड सप्लाई चेन प्रॉपर ना होने की वजह से। हमने इन बॉडी में एक्स्ट्रा फूड और न्यूट्रिशन को डालना होता है, जिससे ये जो डेफिशिएंसी बन रही है वो कम हो सके। उससे क्या होता है कि बीमारी रिटार्ड कर जाती है, वो आगे बढ़ना बंद कर देती है। और हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है कि अगर क्रिएटिनिन लेवल आपका 4 है तो वो 4 पे लंबे टाइम टिका रहता है, मगर ये खाना बंद करने से नहीं होता। क्योंकि जितने भी पेशेंट आते हैं उनमें 50% पेशेंट क्या गलती कर रहे होते हैं कि वो क्रिएटिनिन डाउन करने के लिए खाना पीना छोड़ देते हैं, या तोरी टिंडा उबाल के ले रहे होते हैं, या फिर पूरी फ्रूट डाइट पर होते हैं, क्योंकि किसी नेचुरोपैथिस्ट ने कह दिया कि आपने सिर्फ फ्रूट डाइट पे रहना है। ये सबसे बड़ी गलतियों में से साबित होता है। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर प्रोटीन नहीं जा रहा होता। अब बॉडी जो हमारी पूरी बनी हुई है, जो भी आप देख रहे हो, नाखून देख रहे हो, आंख देख रहे हो, बाल देख रहे हो, ये सब कुछ प्रोटीन का ही बना हुआ है। अगर आपने सेल को ताकत देनी है तो उसमें जो बॉडी के अंदर एंजाइम्स बनने हैं, हार्मोन्स बनने हैं, ये सब प्रोटीन से बन रहे हैं। हमारा जो हीमोग्लोबिन है, हमारा जो खून है, वो भी प्रोटीन से बन रहा है। तो अगर किसी भी रीज़न से कोई भी फिजिशियन किसी भी पेशेंट का, सीकेडी पेशेंट का खाना बंद करवा देता है या खाना इतना कम करवा देता है कि वो बॉडी की सर्वाइवल के लिए लायक नहीं है, तो बॉडी में डेफिशिएंसीज पैदा होनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहली कमी आपको क्या देखने को मिलेगी कि आपके पैरों में सूजन आनी शुरू हो गई, पानी भरना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि ब्लड में जो प्रोटीन होता है, एल्बुमिन होता है, वो बन ही नहीं पा रहा, क्योंकि हम खाने में ले नहीं रहे, बट हम यूरिन में से पास आउट किए जा रहे हैं। तो बॉडी में क्या हुआ? नेट लॉस हुआ। हमने खाया नहीं, बस निकालते गए, तो बॉडी में जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी तैयार होनी शुरू हो जाती है। अब खून को गाढ़ा रखने के लिए ब्लड के अंदर दो चीज़ें होती हैं जो खून को गाढ़ा रख सकती हैं। पहला है प्रोटीन, दूसरा है कोलेस्ट्रॉल। अब जब प्रोटीन की कमी होनी शुरू होती है तो खून पतला होना शुरू होता है। अब पैरों की तरफ खून तो गया नीचे की तरफ, बट उसे वापस उठने के लिए जब आता है तो खून के अंदर जो पानी फ्लूइड होता है ना, वो उससे सेपरेट हो जाता है, क्योंकि जो हमारी नसें होती हैं, वेन्स है, आर्टरीज हैं, ये प्लास्टिक की नहीं बनी हुई है, इनको भी सेल्स ने बना रखा है। तो जब सेल्स आपस में चिपके हुए हैं तो उनके बीच में छोटे छोटे बारीक बारीक से छेद होते हैं, तो वो उसमें से पानी निकल जाता है। जैसे अगर आपका घर में आपने कभी ऑरेंज जूस को छाना हो, तो आपने ऑरेंज जूस निकाला और उसको ऐसे छन्नी पर डाल दो, नहीं निकलता, बहुत थोड़ा सा निकलता है।
अगर आप पानी डालोगे तो वो पूरा का पूरा पास हो जाता है, वो रुकता नहीं है। तो जो गाढ़ापन होता है ब्लड का, वो बहुत ज़रूरी होता है कि वो पानी सेपरेट आउट ना हो, जो फ्लूइड है वो सेपरेट आउट बॉडी में से अलग-अलग ना हो, और एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेसिस में फ्लूइड ना भरे। अब हमने खाया नहीं, प्रोटीन बॉडी में है नहीं, खून पतला हुआ और स्वेलिंग आनी शुरू हो गई, तो पहली दिक्कत हमें देखने को ही मिलेगी। अब हमारा जो हीमोग्लोबिन है, वो भी प्रोटीन का बना हुआ है। हमने अपनी साइंस में 5th 6th क्लास के बच्चों को भी पता होता है कि ब्लड बनने के लिए प्रोटीन, आयरन, फॉलिक एसिड, B12 चाहिए होता है। अब हमने खाने में क्या किया? प्रोटीन बंद कर दिया। तो हम क्या देखते हैं कि खून की कमी बहुत तेजी से आनी शुरू हो जाती है। खून की कमी हर किडनी फेलियर पेशेंट में होती है, पर जो पेशेंट खाना पूरा बंद कर देते हैं, ये बहुत ज़्यादा टाइट कर देते हैं, उनमें वो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ऐसे पेशेंट को हम जितने मर्जी इंजेक्शंस लगवा लें, उनका ब्लड नहीं बनता। उनको जब तक हम खाने पे नहीं डालते, तब तक उनका ब्लड नहीं बनता। तो ये हमने कभी भी नहीं करना कि अपना खाना-पीना बहुत डाइट कर लेना है, क्योंकि इससे कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ रही है ना, स्वेलिंग आ गई, खून नहीं बढ़ रहा, और क्रिएटिनिन, अब हम सुनते हैं कि इससे क्रिएटिनिन डाउन हो जाएगा, उस पर भी हम एक बार बात कर लेते हैं। हमारी बॉडी में क्रिएटिनिन हमारी मसल्स में बनता है, तो अगर हम खाने में बहुत कम कर देते हैं, प्रोटीन इंटेक नहीं करते, या हम खाना बहुत टाइट कर देते हैं, तो क्या होता है कि हमारा फूड इंटेक कम हो जाता है। हम खाना बहुत थोड़ा-सा खाना शुरू करते हैं, खाना देख के ही उल्टी आने का मन करता है। पेशेंट ऑलमोस्ट पूरा-पूरा दिन बुखार आना शुरू कर देता है। अब होता क्या है कि बॉडी का जो वेट है, वो डाउन होना शुरू हो जाता है। बॉडी पहले मान लो कि 80 किलो की थी, 1 महीने बाद वो 75 किलो की हो जाती है, और जो 5 किलो वेट निकला वो कहाँ से निकला? वो 5 किलो वेट निकलता है हमारी मसल्स से। अब जब हमारी मसल्स का वेट डाउन होता है, मांसपेशियां कम हो जाती हैं, तो जब कम मांसपेशियां है तो वो कम क्रिएटिनिन बना पाती है। तो आपकी रिपोर्ट्स में क्या होता है कि हर 5 किलो के ऊपर तकरीबन आधा पॉइंट से लेकर 1 पॉइंट तक क्रिएटिनिन नीचे आ जाता है। अब आपको समझने की जरूरत यह है कि आज आपकी उम्र 40 साल है, क्या अगले 40 साल तक आप अपने इसको खाने को इस तरह से चला पाओगे? क्योंकि ये बीमारी खत्म नहीं होगी, ये बीमारी आपके साथ रहेगी, बट अगर आप खाना नहीं खाओगे तो बाकी शरीर में जो अंग है ना, वो जरूर खराब हो जाएंगे। जो आपने 20-30 साल आपके शरीर ने आपका साथ देना था, वो अगले 2-3 साल में ही खत्म हो जाएगा। किडनी जो बीमार है उसे खाना नहीं मिला, जो किडनी के अंदर सेल्स थे उनको खाना नहीं मिला क्योंकि आपने खाया ही नहीं, तो वो और तेजी से मरना शुरू कर देते हैं। ऐसे में क्या होता है कि क्रिएटिनिन लेवल जो पहले 2 महीने में नीचे गया था, जो आपका मान लो कि क्रिएटिनिन लेवल 4 था, आपने खाना बहुत टाइट किया, वो 2.5-3 तक नीचे चला गया, वो वापस आएगा, बट अब वो 4 पे आके नहीं रुकेगा, अब वो सीधा ही 8-9 के लेवल पर जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी में अब कुछ बचा ही नहीं है। अब आपको डॉक्टर कहेगा कि आपको डायलिसिस करवाना है। अब डॉक्टर के पास जब डायलिसिस करवाने जाओगे, डॉक्टर कहेगा कि मैं कैसे करूं, आपके शरीर में दम ही नहीं, आपकी बॉडी में ब्लड ही नहीं, आपकी बॉडी में फेफड़ों में पानी भर रहा है, आपके शरीर। तो ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हमें पैदा नहीं करनी होती। आपको समझने की जरूरत है कि आपने फूड का प्रॉपर इनटेक करते रहना होता है। ये जो खाना बंद करके क्रिएटिनिन डाउन करना, ये ट्रिक सारे डॉक्टर्स जानते हैं, आप नहीं जानते हैं। हमने खाना किसी भी कीमत में बंद नहीं करना होता। अगर हम खाना पूरा बंद कर देंगे तो हमारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अगर आपकी उम्र आज 40 साल है तो अगले 40 साल आप जो खाना खा रहे हो उस पर सर्वाइव नहीं कर सकते। आपको एक अल्टरनेट प्लान बनाना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है। आपकी बॉडी जितनी वीक होती चली जाएगी, जितनी कमजोर होती चली जाएगी, उतनी ही परेशानियां आपकी बढ़ती चली जाएगी। अब दो पेशेंट को इमेजिन करने की कोशिश करो। एक पेशेंट जिसने अपना क्रिएटिनिन को 2-3 पॉइंट नीचे खाना बंद करके गया है, पहले वो ठीक था बट क्रिएटिनिन लेवल थोड़ा सा ज़्यादा था। अब क्रिएटिनिन लेवल कम है बट वो बेड से उठ नहीं पाता क्योंकि वो खाना खा नहीं पा रहा। दूसरा पेशेंट जहाँ पे क्रिएटिनिन लेवल 2 महीने पहले जितना था आज भी उतना है, बट पेशेंट पूरी तरह से एक्टिव है। अपने आप को इमेजिन करो कि आप कौन सी कंडीशन लेना चाहोगे। अगर आपको लगता है कि आप पूरा टाइम, पूरी जिंदगी बिस्तर पर काटना चाहते हो तो आप कर सकते हो, मैं मना नहीं करता। मगर अच्छा पेशेंट क्या करता है, अच्छा पेशेंट को समझ में आ जाता है कि ये जो परेशानी मेरी है, ये मेरी पूरी ज़िंदगी चलनी है, मेरी बंद नहीं होनी। अगर मैं खाना बंद करूँगा तो मेरे ऑर्गन्स और भी ख़राब होंगे, बॉडी में वीकनेस जनरेट होगी और कॉम्प्लिकेशंस पैदा होंगी जो मुझे नहीं चाहिए। किडनी अगर पूरी भी ख़राब हो जाए ना, तो भी आपके पास अल्टरनेट वेज होते हैं, डायलिसिस है, ट्रांसप्लांट है, और मैं कभी इसके लिए मना नहीं करता। मगर आपको समझने की ज़रूरत है, अगर आप अपनी बॉडी को इतना वीक कर लोगे कि ट्रांसप्लांट का ऑप्शन बंद, डायलिसिस का ऑप्शन बंद, तो डॉक्टर्स के पास ऑप्शन क्या बचेगा? आपके पास क्या ऑप्शन बचेगा? कोई भी नहीं। तो खाना खाना इसलिए किडनी फेलियर पेशेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप 2 बड़ी बातें समझ गए। पहला,
दवाई लेते रहने के बावजूद भी क्रिएटिनिन लेवल क्यों बढ़ता है और खाना बंद करने के से किस तरह से क्रिएटिनिन आपका पहले गिरता है और फिर वो बढ़ता है, और इसमें बहुत टाइम नहीं लगता, सिर्फ 2-3 महीने में ये चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती हैं। तो वापस घूम के अपने पुराने टॉपिक पे चलते हैं जिसमें हम बात कर रहे थे कि मेडिसिन लेने के बावजूद क्यों क्रिएटिनिन लेवल बढ़ता चला जाता है। तो हमने ये तो बात कर ली कि मेडिसिन लेने के बावजूद क्यों लेवल बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि बीपी शुगर कंट्रोल में नहीं होते। अगर हम इसे कंट्रोल में कर लें तो हमने आगे क्या रास्ता बनाना होता है। तो आपने अपनी किडनी को समझ लिया, काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो हमने किडनी को अब ताकत देनी है, ढंग से खाना खाना है, तो उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। उसके बाद हमने क्या करना है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप 2 बड़ी चीज़ें समझ गए कि मेडिसिन लेने के बावजूद भी क्यों किडनी फेलियर पेशेंट में क्रिएटिनिन लेवल बढ़ते चले जाते हैं। इसको कैसे डाउन किया जाए, इसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। दूसरी चीज़, खाना बंद नहीं करना, खाना बंद करते हो तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं। जिन पेशेंट ने खाना बंद कर अपने क्रिएटिनिन लेवल को डाउन किया भी है महीने 2 महीने, उनके लेवल वापस बढ़कर आते हैं, बट अब साथ में और दिक्कतें लेकर भी आते हैं। इसको भी आपने समझ लिया कि क्यों ऐसा होता है। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, तो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, उनसे आप सलाह-मशवरा ले सकते हैं और आपकी वो पूरी हेल्प करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे वैसे चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।